तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शुरू तो होती है बदले की एक छोटी सी आग से, लेकिन वो आग एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी नामुमकिन है। ये कहानी है काले जादू की, एक खतरनाक सौदे की और उस कीमत की जो चुकानी ही पड़ती है। कहानी की पहली लाइन ही आपको सब कुछ बता देती है ना? डर सबको लगता है, और ये एक ऐसा डर है जो इस कहानी में हर पल, हर मोड़ पर महसूस होने वाला है। तो जरा सोचिए, अमावस की काली रात है। रोहित अपनी बाइक पर घर जा रहा है और अचानक एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। वो बार बार किक मारता है, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। और तभी उसकी नज़र बाइक के शीशे पर पड़ती है। उसके ठीक पीछे एक काला साया खड़ा है, जिसकी आंखें तो हैं पर सफ़ेद, उनमें पुतलियां नहीं हैं। रोहित इतना डर जाता है कि बाइक वहीं छोड़कर बस भागता है। लेकिन उस रात के डर को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस गुस्से की आग तक पहुंचना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ, क्योंकि ये कहानी उस सुनसान सड़क पर नहीं बल्कि बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है रोहित, शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने वाला अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, और दूसरी तरफ है जतिन, एक ऐसा लड़का जिसके पास शुरू में कॉलेज में एक कप चाय पीने तक के पैसे नहीं होते थे। दोनों के बीच की ये अमीरी गरीबी की खाई ही उनके रिश्ते में जहर घोल रही थी। और फिर एक दिन दोस्तों के बीच में हंसी मजाक चल रहा था, जब रोहित ने जतिन को सबके सामने यही कह दिया। ये शब्द बस शब्द नहीं थे, ये जतिन के दिल में एक तीर की तरह लगे। ये वो अपमान था जिसने नफरत के बीज बो दिए। बात यहीं खत्म हो जाती तो शायद ठीक था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी दोस्त ने उनकी लड़ाई का वीडियो बनाया और फेसबुक पर डाल दिया, और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। जो बेइज्जती कुछ दोस्तों के बीच हुई थी, वो अब पूरे कॉलेज का तमाशा बन गई थी। हर लाइक, हर शेयर जतिन के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। उसके लिए ये गुस्सा और शर्म बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। और जब इंसान गुस्से और शर्म के अंधेरे में होता है ना, तो उसे कई बार ऐसे रास्ते दिखते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसी शाम जतिन अपने कमरे में अकेला बैठा था, जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से ये मैसेज आया। मतलब एक ऐसा ऑफर जिस पर यकीन करना ही मुश्किल था। काले जादू से बदला लेने का मौका। पहले तो उसे लगा ये कोई मजाक कर रहा है, और उसने मैसेज को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले दिन जब फेसबुक पर उस वायरल वीडियो ने उसका गुस्सा और भड़का दिया, तो उसने तैश में आकर बिना कुछ सोचे समझे रोहित की फोटो उस अनजान नंबर पर भेज दी। और बस उसने एक ऐसी दहलीज पार कर ली थी जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं था। जतिन के इस एक कदम के बाद काले जादू का असर दिखना शुरू हो गया, और वो खुद इस श्राप की पकड़ में और भी गहरा धंसता चला गया। कुछ ही दिनों के अंदर रोहित की जिंदगी जैसे तबाह होने लगी। उसके पिता का अच्छा खासा बिजनेस डूबने लगा। उसे रातों को नींद आनी बंद हो गई। वो अक्सर अकेले में बड़बड़ाता, अपने ही बाल नोचता। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था ना? जतिन को फिर से उसी नंबर से मैसेज आया। अब साफ हो गया था कि वो सिर्फ एक तमाशा देखने वाला नहीं रह सकता था। उसे इस खेल में आप खुद उतरना था। मैसेज के साथ एक वीडियो भी था, जिसमें रोहित अपने कमरे में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। ये देखकर जतिन का दिल दहल गया। मैसेज में उसे एक एक चीज साफ साफ बताई गई थी। आधी रात को रोहित की फोटो को एक काले कपड़े में लपेटना है, 3 बार उसका नाम लेना है, और फिर एक श्राप बोलना है। जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगतेगा। और फिर उस तस्वीर को एक नारियल और जलते दिए के साथ एक चौराहे पर रखाना है। डर और गुस्से के बीच जतिन ने सब कुछ ठीक वैसा ही किया। इस पूजा के बाद चीजें हाथ से पूरी तरह निकल चुकी थीं। बदले का जो खेल शुरू हुआ था, वो अब मौत के खेल में बदल चुका था। जतिन को आखिरी मैसेज मिला। ये एक हुक्म था। उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रहा था, जिसमें डरा सहमा रोहित एक छत पर खड़ा था, और उसके ठीक पीछे वो काला साया। अब फैसला जतिन के हाथ में था। लेकिन रोहित का वो खौफजदा चेहरा देखकर शायद पहली बार जतिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पछतावा होने लगा। उसका शरीर कांप रहा था, और वो ये सब रोकना चाहता था। वो समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी, एक भयानक गलती कर दी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
जैसे ही उसने पीछे हटने का सोचा, वो काला साया उसकी खिड़की पर आ धमका और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, कहा था ना पीछे मत हटना, अब या तो वो या फिर तू। ये सौदा एक आत्मा लेकर ही पूरा होगा। जतिन पूरी तरह बेबस था। उसकी आंखों के सामने छत पर खड़ा वो साया तेजी से रोहित की तरफ भागा और डर के मारे रोहित ने छत से छलांग लगा दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई और ये सब जतिन ने अपनी आंखों से लाइव देखा। खेल तो खत्म हो चुका था, रोहित मर चुका था, लेकिन सौदा अभी बाकी था। जतिन को अब अपनी आखिरी कीमत चुकानी थी। पुलिस ने रोहित की मौत को एक खुदकुशी मानकर केस बंद कर दिया। अब जतिन अपने गुनाह और उस भयानक राज के साथ बिल्कुल अकेला रह गया था। वो गहरे सदमे में था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। फिर एक रात अचानक उसका बंद पड़ा फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर उसी नंबर से मैसेज था, सौदा पूरा हुआ। और फिर ठीक उसके बाद एक और मैसेज आया, अब अगला नाम भेजो। ये पढ़कर जतिन का खून सूख गया। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। जतिन ने जब दोबारा ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया तो कमरे में घना अंधेरा छा गया और पीछे से वही खौफनाक आवाज आई, या तो वो या फिर तो। लेकिन इस बार जब जतिन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां वो काला साया नहीं था, वहां रोहित खड़ा था। उसका चेहरा नीला, आंखें पूरी तरह सफेद और गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। रोहित की आत्मा अपना बदला लेने आ गई थी। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, जब बदले की कीमत एक आत्मा हो और सौदा हो या तो वो या फिर तू, तो असली कीमत चुका कौन रहा है? ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका जवाब शायद डर से भी ज्यादा खौफनाक है।